नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। दावोस में होने जा रहे शिखर सम्मेलन 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। 17 जनवरी वो तारीख होगी जब पीएम विश्व के हालात विषय पर अपना विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करने जा रहे हैं। 17 जनवरी तारीख होगी। विषय है विश्व के हालात। ये दूसरा साल है लगातार जब पीएम मोदी वर्चुअली अपना भाषण देंगे। इनके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भी विशेष संबोधन होगा। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 5 दिनों का सम्मेलन सोमवार से शुरू होने जा रहा है। 17 जनवरी को पीएम विशेष संबोधन देंगे। विषय है विश्व के हालात। और अब खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी है। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान भी संबोधित करने जा रहे हैं। पंचायतों, समितियों और प्रधानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। सरपंचों को इस संबोधन के दौरान कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है। वर्चुअली तौर पर सीएम शिवराज जुड़ेंगे, संबोधित करेंगे। सभी कलेक्टर्स को व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कल दोपहर 12 बजे का समय होगा। तमाम पंचायतों, समितियों और प्रधानों को सीएम शिवराज संबोधित करने जा रहे हैं। और अब बात करेंगे कोरोना की। देश में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के लिए देश में आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। 2,71,000 नए केस सामने आए हैं। लगातार 5वां दिन है जब 300 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 1,38,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि अकेले मुंबई में यह आंकड़ा 7,985। संक्रमण दर यहां 14% है। बिहार की बात की जाए, पिछले 24 घंटे में 5,410 मामले सामने आए हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 6,380 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बना हुआ है ऊंचाई की तरफ। 24 घंटे 6,380 केस। भोपाल में 1,175, इंदौर में 1,852, रतलाम, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, बड़वानी ऐसे जिले हैं जहां लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की बात की जाए, फिलहाल यह आंकड़ा 30,000 के पार निकल गया है। देश में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए आज पूरा 1 साल हो गया। 16 जनवरी 2021 से शनिवार तक वैक्सीन के 156 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। भारत में प्रति 10 लाख आबादी में 11 लाख वैक्सीन की डोज लग रही है। वैक्सीनेशन में सबसे अच्छी रफ्तार यूके की है। वहां 10 लाख आबादी में 19,90,000 डोज लग रहे हैं। कई देश बूस्टर डोज भी लगा चुके हैं। भारत में ये हाल ही में शुरू हुए हैं। देश में 94 करोड़ वयस्क और 15 से 18 साल के तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख किशोर हैं। इन्हें मिलाकर फिलहाल वैक्सीन योग्य आबादी 101 करोड़ के ऊपर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 64% से ज्यादा यानी तकरीबन 65 करोड़ 21 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं।
वहीं 89.16% यानी 90 करोड़ 41 लाख लोग सिंगल डोज लगवा चुके हैं। कोरोना महामारी से लड़ाई में आज वैक्सीनेशन अभियान को पूरा 1 साल हो गया। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 10 करोड़ के पार हो चुका है। अब तक 5 करोड़ 61 लाख पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज का आंकड़ा भी 5 करोड़ के पार है। वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेपी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में एमपी वैक्सीनेशन की वजह से सुरक्षित है। रोजाना संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन 97% लोगों को पहला और 5 करोड़ को दूसरा डोज लग चुका है, इसलिए लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। भारत के इतिहास में हमारे लिए गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, स्वाभिमान का दिन है। और ये गौरव का दिन दिखाया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे विशेषज्ञों ने। मुझे कहते हुए गर्व है, अपने मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिला के 10 करोड़ 72 लाख डोज, अब तक मतलब 15 जनवरी 2022 को दोपहर के 3:30 बजे तक 10 करोड़ 72 लाख डोज लग चुके हैं। और जब हमने अभियान चलाया, जनता को साथ जोड़ के हमने वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमने। और जनता के साथ का ये परिणाम है, जो जन भागीदारी का मॉडल मध्य प्रदेश का कोरोना से निपटने का, कि हम आज तीसरी लहर में सुरक्षित हैं। तीसरी लहर आ गई है, रोज लोग संक्रमित हो रहे हैं। संतोष की बात यह है कि हमारे वैक्सीनेशन के कारण अब वो इतना घातक असर कोरोना कोविड नहीं कर रहा। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को। कितनी कठिन परिस्थितियों में कहां कहां जाके आपने डोज लगाए हैं। मेरी बहनें खेतों में पहुंच गई वैक्सीन लगाने, पहाड़ों पे चढ़ गई। अगर वैक्सीन सेंटर पे कोई नहीं आए तो जहां मिले वहां जाके, जरूरत पड़ी तो पैदल जाके, नदी नाले पार करके भी वैक्सीन के डोज लगा के, केवल डोज नहीं लगाया, जनता की जिंदगी बचाई। निवेदन है, विनम्र निवेदन है, ये कोविड की तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है। उतनी घातक नहीं हो रही, लेकिन सावधान नहीं रहे तो ये संख्या बहुत बढ़ेगी। लेकिन तैयारी हमने रखी है। ऑक्सीजन के भी पीएसए प्लांट से लेके एलएमओ के टैंकर तक सब तैयार है, लेकिन इनकी जरूरत ना पड़े, इसलिए सजगता और सावधानी में ही सुरक्षा है। और खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा याद दिलाया। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राहुल गांधी से बजट में प्रावधान करने और 10 लाख बेरोजगार युवकों को 2,500 रुपये देने की मांग की। राजीव गांधी मित्र योजना के तहत मासिक भत्ता 2,500 रुपये 3 वर्ष हो गए। प्रति युवक का 90 हज़ार रुपये सरकार के प्रति बकाया हो गया है, लेकिन ये सरकार बजट में प्रावधान ही नहीं करती।
अब जब हमारे भाजपा के अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अब प्रावधान कर दीजिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को मिर्ची लग गई। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमने तो वादा ही नहीं किया था। पहले आप कहते हैं कि हमने गंगा जल हाथ में नहीं लिया था, अब आप कह रहे हैं हमने बेरोजगारी भत्ते का वादा नहीं किया था। बार बार ये वादों से मुकर रहे हैं, इसलिए इनके नेता जो विधानसभा चुनाव के समय यहाँ पर आए थे उन्हें पत्र लिखा गया, राहुल गांधी जी को, और उन्हें कहा गया कि कम से कम आपके समक्ष जो बातें हुई हैं अपनी पार्टी को मुकरने से आप रोक लीजिए और जो वादे आपने किए हैं उसको पूरा करिए। जिनको चिट्ठी लिखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, उनको चिट्ठी लिखने की हिम्मत तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की किसी के पास नहीं है। नहीं तो सबसे पहला प्रश्न तो यही होता कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात जिसने कही थी उससे शायद वो पहला प्रश्न कर लेते तो उनको उसका खुद का उत्तर मिल जाता, नंबर 1। नंबर 2, हमारे बजट में हमें क्या प्रावधान करना है, इसके लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी की ना तो मार्गदर्शन की हमको जरूरत है, न सुझाव और सलाह की जरूरत है। लेकिन हमारे प्रदेश की जो केंद्र सरकार ने लगातार कटौती की है, लगभग 30 से 32 हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अभी जो रोक के रखा है, उसके बारे में भी अगर आदरणीय विष्णुदेव साय जी एक चिट्ठी केंद्र सरकार को लिख देते तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी पार्टी का भला हो जाता। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। भोपाल के लिए 9 दिसंबर 2021 का दिन ऐतिहासिक रहा। इस दिन प्रदेश में पहली बार पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया गया था, लेकिन इस सिस्टम के लागू होने के बाद अपराधियों के हौसले टूटने के बजाय और बुलंद होते दिख रहे हैं। पहले से ही महिला अपराधों में प्रदेश का स्थान देश में पहले पायदान पर है। उधर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के 1 महीने बाद इन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बताते हैं कि नाबालिग बच्चियों को अगवा किए जाने की वारदात जबकि ज्यादती के मामलों में 13% का इजाफा हुआ। आइए आपको बताते हैं कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के 30 दिन पहले और 30 दिन बाद आंकड़े क्या कहते हैं। पहले नाबालिगों को अगवा करने का आंकड़ा 38 था, जो कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद 46 पहुंच गया। रेप बलात्कार के मामले पहले 23 थे, जो बढ़कर 26 पहुंच गए। हर महीने हत्या के मामले 5 से बढ़कर 7 पहुंच गए। साइबर अपराध के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, जो भी अपराध घटित होते हैं वो किसी एक व्यवस्था से कम या ज़्यादा उनका आकलन वो भी 1 माह के सूक्ष्म अंतराल में करना मुझे लगता है कि लॉजिकल नहीं होगा। ये इसमें आंकड़ों के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी पृथक से देंगे कि किन अपराधों में कमी या बढ़ोतरी हुई है। राजधानी में पुलिस कमिश्नरी सुविधाओं के अभाव में काम कर रही है। ना तो पर्याप्त पुलिस बल है, ना ही संसाधन। पुलिस कमिश्नरी का सेटअप भी अब तक पूरी तरह से नहीं जम सका है। अधिकारियों का दावा है कि सेटअप पूरा होने में समय लगता है। इसमें कुछ समय भी लगता है। सभी को सही स्थान पर बैठने की व्यवस्था हो, चाहे कार्यालयों की व्यवस्था हो, लेकिन फिर भी जो छोटा अंतराल रहा है उसमें काफ़ी अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये सुविधाएं प्राप्त हुई है। इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा भी जो है काफ़ी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। जल्द ही जिस भी स्थान से मिलना रहता है वो मिलते जा रहा है और आगे भी लगातार जो संसाधनों का उपयोग रहेगा या जो बल की व्यवस्था रहेगी उसके लिए जो है जल्द ही कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बाद भी वारदातों का बढ़ता ग्राफ अफसरों की नींद उड़ा रहा है। नए सिस्टम को चलाने वाले अफसरों के सामने अब चुनौती ये है कि पुराने ढर्रे को किस तरह से ब्रेक किया जाए। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करते समय जो दावे किए गए थे, जमीनी हकीकत उससे उलट नजर आ रही है। पिछले 1 महीने में वारदातों के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। अब जरूरी है कि जिम्मेदार इस ओर नज़र डालें और जो कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करें, जिससे ये सिस्टम लोगों का विश्वास जीत सके। कैमरा पर्सन भरत बुंदेला के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। इंदौर में गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी विपिन भदौरिया बेमेतरा में धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी खुद को पान मसाला कंपनी के एजेंट बताकर होटल में ठहरा था। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
कि किराए के मकान में रह रहा था, वहीं गैंगरेप पीड़िता की हत्या करने के इरादे से मौके की तलाश में भी था। आरोपी पर कई मामले दर्ज हैं। दरअसल इंदौर गैंगरेप की पीड़िता छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की रहने वाली है, जिसका इंदौर के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर राजेश विश्वकर्मा से 24 अक्टूबर को विवाह हुआ था। धीरे धीरे पति ने अपनी क्रूरता दिखाई और पत्नी को निर्वस्त्र कर दोस्तों को भी परोसने लगा। इसमें आरोपी पति राजेश विश्वकर्मा के साथ अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मा और विपिन भदौरिया भी आरोपी बनाए गए। से दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद शादी की। शादी के बाद उसके साथ वहाँ इंदौर में रह के गैंग रेप करते रहे कई दिनों तक। इसकी सूचना मिली थी और आज उसके परिवारजन आए कि 2-3 लोग हमें मारने के लिए ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। इस पर से हमने पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जो कि 24 केस हैं उसके ऊपर नागदा थाने में, और वहाँ का जिला बदर और इन फरारी बदमाश है विपिन भदौरिया, उसको हम लोग गिरफ्तार किया है विद चाकू के। बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो कौन से राज्य के हो, वो आते हैं फिर भला फुसला के करके शादी करके लेके लड़कियों को जाते हैं, फिर वहाँ से उनको गलत काम करवाते हैं। तो हमारे ज़िले में ऐसे कितने केसेस है? क्या एक केस हमारे सामने आया तो और भी कोई केसेस क्या जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या वो और ऐसे कोई लोग हैं जिससे उसका कांटेक्ट है, क्या और भी लड़कियाँ वहाँ चली जाती है क्या? तो ये जो एंगल देखने के लिए मैंने मेरे महिला बाल विकास के सखी सेंटर के हैं पीपीबी, उन लोगों सबको बुला के मैं उनसे भी बात किया, उनके जो लड़की उनकी माँ से भी बात किया, शादी कैसे हो गई, उसके लिए कौन कौन लोग आए थे। तो यही एंगल देखते हुए हम लोगों की जांच करवा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इंदौर के मेदांता के आईसीयू में आग लगी थी। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। एडीएम पवन जैन इस मामले की जांच करेंगे। मेदांता अस्पताल के 4थे फ्लोर पर आईसीयू में आग लगी थी। उस वक्त आईसीयू में 10 मरीज भर्ती थे। इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बार उस हादसे का रिकैप और क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल सोहेल, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इंदौर का मेदांता हॉस्पिटल है यहीं के आईसीयू में ये आग की घटना हुई थी और उसके बाद में कहा जाए कि अफरा तफरी का माहौल भी मचा था। हालांकि सबसे बड़ी बात इसमें सामने आ रही है कि जब आग लगी इस दौरान अलार्म नहीं बजा और उसी के चलते कहीं ना कहीं हड़कंप मचा था और जो मरीज आईसीयू में एडमिट थे उन्हें तुरंत ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके बाद में इंदौर कलेक्टर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके जो एडीएम है और इसके अलावा जो सीएमएचओ है उन्हें भी उस पूरे मामले में जांच के लिए निर्देश जारी कर दिए। जांच के बाद क्या यहाँ पर निकलकर सामने आती है ये भी देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी उसके बाद में कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही है। हालांकि फिलहाल इस मामले में प्रबंधन की तरफ से कोई यहाँ पर जानकारी सामने नहीं है, लेकिन जांच के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिए। मेदांता अस्पताल के आईसीयू में आग लगी थी, कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिलेगी। तकरीबन 22 जनवरी तक मध्य प्रदेश में कोल्ड अटैक की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई है। वहीं कोल्ड वेव कोहरे को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। छतरपुर, सागर, रतलाम और ग्वालियर में कोल्ड वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा चंबल, सागर संभाग के जिलों में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाया रहेगा, कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। फिलहाल 22 जनवरी तक मध्य प्रदेश में सर्दी से निजात नहीं मिलेगी। कि चलिए कि 2 दिन तो ऐसा ही रहेगा मौसम, जिसमें 7-8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा, इससे कोहरा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो मेरे ख्याल से 20-21 के आसपास देखने को मिलेगा, जिससे बादल आ जाएंगे और नॉर्थ का अपना जो मध्य प्रदेश है उसमें बादल आ जाएंगे और उन बादलों की वजह से फिर टेम्परेचर बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे सभी जगह न्यूनतम तापमान 0 से भी नीचे चला गया है।
तो जम्मू संभाग के भद्रवाह, बनिहाल, बटोत में भी रात का तापमान 0 से नीचे है। पहलगांव न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री के साथ कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। यहाँ -11.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख के द्रास में 0 से 27.6 डिग्री नीचे तापमान चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभी एक तरफा यातायात चल रहा है। मुगल रोड और श्रीनगर लेह हाईवे बंद है। लोगों तक गैस, खाने पीने का सामान पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। घाटी में बर्फबारी के चलते पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सिवनी पेंच नेशनल पार्क में हिरणों की धमाचौकड़ी ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। एक ऐसा वीडियो पर्यटक के कैमरे में कैद हो गया जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में हिरण तकरीबन 30 फीट लंबी छलांग लगाता नजर आ रहा है। इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। दरअसल पेंच नेशनल पार्क में घूमने निकले पर्यटकों के सामने हिरणों का झुंड आ गया। इसी दौरान बाकी हिरण तो इधर उधर भाग गए, लेकिन एक हिरण पर्यटकों को देखकर बेहद डर गया। यह हिरण तेजी से भागा और उसने एक ही बार में 30 फीट लंबी छलांग लगाई। और इधर ग्वालियर में सरसों के खेत में एक अजगर नजर आया है। तकरीबन 20 फीट इसकी लंबाई बताई जा रही है। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी और इस बीच ग्रामीणों ने ही अजगर को पकड़ लिया, जंगल में छोड़ दिया गया। ग्वालियर के भीतरवार थाना क्षेत्र का मामला है। इतना बड़ा अजगर देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कौतूहल का विषय बन गया। लोगों ने इस अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।